हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, पिछले काफ़ी लंबे समय से हम आपके मध्य कक्षाओं को लेकर के उपस्थित नहीं हो पाए हैं और जिसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थीगण इन बातों से भलीभांति परिचित हैं कि स्वास्थ्य कारणों को लेकर के हमने थोड़ी सी दूरी आप लोगों से बनाई हुई थी। लेकिन पिछले काफ़ी समय से कई सारे अभ्यर्थीगण ऐसे रहे हैं जिन्होंने लगातार अपने अपने संदेश भेजने का कार्य किया और लगातार अपने अपने संदेशों के माध्यम से ये कहने का कार्य किया कि एटलीस्ट इंडियन पॉलिटी को लेकर के, दैट मीन्स भारतीय राज व्यवस्था को लेकर के आप हमारे मध्य उपस्थित हों। ठीक है, इंडियन पॉलिटी को लेकर के जो भी आपकी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस बनती हैं, उन तमाम प्रकार की इम्पोर्टेंट रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस को आप हमारे मध्य रखने का कार्य करें। मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, हालांकि आप लोग भलीभांति परिचित होंगे ही कि UKSSC एंड UKPSC दोनों ने ही अपना जो क्वेश्चन पुटिंग नेचर है उसमें काफ़ी चेंजेस लाने का काम किया है। हाल ही में जो UKSSC की ओर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि UKSSC का रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पुटिंग नेचर काफ़ी चेंजिंग फॉर्म में आपके सामने आया है। एंड इन द सेम वे हम लोग कह सकते हैं कि UKPSC की ओर से हाल ही में 2 मेजर एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए गए। फर्स्ट आपका रहा था हिंदी लिटरेचर एंड सेकंड आपका रहा था हिस्ट्री। और दोनों ही एग्जामिनेशन को लेकर के विदाउट एनी हेजिटेशन हम इन बातों को इस्टेब्लिश करके चल सकते हैं कि UKPSC ने भी अपना रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पुटिंग नेचर काफ़ी चेंजिंग फॉर्म में आपके सामने क्या है रख दिया है। अब आने वाले समय में जो भी एग्जामिनेशंस आपके सामने आएंगे, उन तमाम प्रकार के एग्जामिनेशंस में जो भी रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, मेरे प्यारे साथियों, उनका नेचर एंड करैक्टर कैसा होगा, अप्लाइड होगा। और अप्लाइड का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने इस्टेब्लिश किया गया है, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने जो रेस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट हैं उनको रिलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो रहा है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन को देखने के तुरंत पश्चात आपके सामने रेस्पेक्टिव आंसर आ जाए। अब क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को आपको समझना है, कैलकुलेट करना है। और अप्लाइड नेचर का मतलब ये हो जाता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के बिहाफ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आप अपने कॉन्सेप्ट को उसके साथ क्या है रिलेट करने का काम करेंगे। और जब आप एक प्रॉपर रिलेशन इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे तो आपका अप्लाइड नेचर अपने आप को इम्प्लीमेंट कर पाएगा और आप क्वेश्चन का रेस्पेक्टिव आंसर क्या है वहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाएंगे। यहाँ देखिए, भारतीय राजव्यवस्था को लेकर के मैं बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन करने वाला हूँ, बेसिक से कैलकुलेशन करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत आपके सामने कोई एडवांस लेवल की कैलकुलेशन रखने का काम करूँगा, नहीं। एडवांस लेवल की कोई भी कैलकुलेशन मुझे आपके सामने इस्टेब्लिश करनी ही नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से अपना जो डिस्कशन है उसको लेकर के चलेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से अपना जो डिस्कशन है उसको लेकर के चलेंगे। अभी जो भी क्लासेस हम आपके सामने रखेंगे वो तमाम प्रकार की क्लासेस इंडियन पॉलिटी को लेकर के होंगी। और शुरुआत में ही हम एक बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि अभी जो क्लासेस आपके सामने आएंगी ये तमाम प्रकार की क्लासेस डेमो क्लासेस रहेंगी, क्योंकि हाल ही में हमने एक 16 बैच लॉन्च किया है और 16 बैच की जो रेस्पेक्टिव फ़ी है वो 999 है। और 999 में आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी को लेकर के अपना कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको मिलेगा वहाँ पर। तो ये तमाम प्रकार की जो डेमो क्लासेस आपके सामने आएंगी ये 16 बैच के बिहाफ पर आपके सामने आएंगी और आप इनको डेमो क्लासेस मान करके चलेंगे। बाद में कोई ये कहने का कार्य नहीं करेगा कि आपने 2-3 क्लासेस पढ़ाई और उसके बाद आपने क्या है यूट्यूब पर अपकमिंग क्लासेस आपने नहीं दी। तो इस मामले को मैंने शुरुआत में ही आपके सामने स्पष्ट करने का कार्य किया है। दीज ऑल क्लासेस विल रिमेन डेमो क्लासेस। अभी इस वीक जो भी क्लासेस इंडियन पॉलिटी को लेकर के आपके सामने आएंगी, ये तमाम प्रकार की जो कक्षाएं हैं, इन तमाम प्रकार के कक्षाओं को आप डेमो क्लासेस के बिहाफ पर लेकर के चलेंगे।
हम सभी लोग जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की स्टडी का वेरी डोमिनेंट फैक्टर जो होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स संविधान। आप संविधान को लेकर के अपनी रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस करने का काम करते हैं और संविधान को आप मेन सेंट्रल पॉइंट मानते हैं अपनी स्टडी का, और संविधान को मेन सेंट्रल पॉइंट मानते हुए अपनी स्टडी का आप अपनी रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस क्या है मेरे प्यारे साथियों करने का काम करते हैं। तो हमें शुरुआत में संविधान जैसी विषय वस्तु को ही समझ करके चलना होगा। जब तक हम लोग यहाँ पर संविधान जैसी विषय वस्तु को लेकर के प्रॉपरली अपने आप को अवेयर कराने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और हमें शुरुआत में संविधान जैसी विषय वस्तु को कैलकुलेट करना चाहिए, और संविधान जैसी विषय वस्तु को हम जब कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों हमारा जो पैटर्न होगा वो सिंपल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हमारा पैटर्न संभावनाओं पर आधारित होना चाहिए, संभावनाओं पर आधारित होना चाहिए, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ पर ओरिएंटेड होना चाहिए। हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के कैलकुलेशन करेंगे कि संविधान जैसी विषय वस्तु को लेकर के हमारा जो एग्जामिनर है वो कहाँ कहाँ रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता है, वो कहाँ कहाँ पर अपने संबंधों को लेकर के आ सकता है। तो बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पर क्या है अपनी रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन पॉलिटी की स्टडी का वेरी डोमिनेंट फैक्टर आप क्या लेके चलते हैं, संविधान आप लेके चलते हैं। और संविधान को हम लोग जनरली क्या कहने का काम करते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्या है कहने का काम करते हैं। संविधान को जनरली हम इंग्लिश में क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहने का काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहने का काम करते हैं। और हिंदी में इसे क्या है संविधान कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। सबसे पहले देखिए, अगर हम बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर करना चाहें, अगर हम यहाँ पर अपनी वेरी बेसिक कैलकुलेशन लेकर के आना चाहें, तो वेरी बेसिक कैलकुलेशन का मतलब ये होगा कि अगर हम संविधान के साथ मान लीजिए वन साइड मैंने आपको क्या दिया मोनार्कल सिस्टम, मान लीजिए मैंने क्या है भाई वन साइड आपको क्या दिया मोनार्कल सिस्टम मैंने आपको दिया। और मोनार्कल सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो अगर आपको संविधान जैसी विषय वस्तु को मोनार्कल सिस्टम दैट मीन्स राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ जोड़ करके चलना पड़े, तो आप अपने जो रेस्पेक्टिव रिलेशंस हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट करने का काम करोगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये कहने की नीड रहेगी कि जो मोनार्कल सिस्टम होता है यानी कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होता है वो संविधान को यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को सूट ही नहीं करता है। वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को सूट ही नहीं करता है। वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को सूट ही नहीं करता है। इसका मतलब ये होगा कि संविधान जैसी विषय वस्तु को हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विरोधी मान के चलेंगे, संविधान जैसे विषय वस्तु को हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थक मान के नहीं चलेंगे। ये बात समझना। अगर आप मोनार्कल सिस्टम को संविधान जैसी व्यवस्था के साथ रिलेट करने का काम करेंगे तो आपको यहाँ पर दो तीन बातें शुरुआत में कहने की आवश्यकता रहेगी। पहली बात तो आप यहाँ पर ये कहने का कार्य करेंगे कि संविधान जैसी जो विषय वस्तु है उसको जो मोनार्कल सिस्टम है वो सूट नहीं करता। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहाँ से हिंदी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था निकाल करके चलें, अगर हम यहाँ से हिंदी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था अपनी निकाल के चलें तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था को आप क्या है भाई आप संविधान का विरोधी ही मान के चलेंगे, आप संविधान का विरोधी ही मान करके चलेंगे। राजतंत्रात्मक व्यवस्था को आपको क्या मानना होगा संविधान का विरोधी ही आपको मानना होगा। और आप यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था को संविधान का समर्थक मान करके नहीं चलेंगे। आप इसको क्या है संविधान का समर्थक मान करके नहीं चलेंगे। आप इसे क्या है भाई संविधान का समर्थक आप इसे क्या है मान करके नहीं चलेंगे। ठीक है, आजकल यही हो रहा है कि आपको जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर ऐसे ऐसे जो आपके रिलेशंस हैं उनको इस्टेब्लिश करने का काम आपके सामने कर रहा है। तो आपको यहाँ पर शुरुआत में ये दो तीन बातें कहने की आवश्यकता रहेगी। आपको यहाँ पर शुरुआत में क्या है ये दो तीन बातें कहने की आवश्यकता रहेगी। अब मान लीजिए
आपको रीजन भी तो बता के चलना पड़ेगा। ये तो आपने सीधा ही कह दिया कि संविधान जैसी व्यवस्था को जो मोनार्कल सिस्टम है वो सूट नहीं करता, या जो आपका रेस्पेक्टिव मोनार्कल सिस्टम है वो संविधान जैसी व्यवस्था के अगेंस्ट में काम करता है, वो संविधान जैसी व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करता, वो संविधान जैसी व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आपको रीजन भी तो बता करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या है, रीजन भी तो अपना कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, रीजन भी आपको क्या है बताना आना चाहिए। जब आप रीजन बताने का काम करेंगे तो आप यहाँ पर ये बातें कर सकते हैं कि जो आपका मोनार्कल सिस्टम होता है, जो आपका मोनार्कल सिस्टम होता है, जिसे आप हिंदी में क्या है भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहने का काम करते हैं, जिसे आप हिंदी में क्या है राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहने का काम करते हैं। तो देखो इसका जो फेमस सेंटेंस होता है, इस व्यवस्था का जो फेमस सेंटेंस होता है, इस व्यवस्था का जो फेमस सेंटेंस होता है, मैंने ऑलरेडी क्लासेस में आपको कभी ना कभी पढ़ाया होगा। तो इस व्यवस्था का जो फेमस सेंटेंस आप लेके चलेंगे उसमें क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है किंग इज लॉ। उसमें क्या कहा जाता है, किंग इज लॉ, यानी कि जो राजा है राजा ही क्या है, कानून है। राजा की इच्छाएं जो हैं वो कानूनी रूप लेकर के चलती हैं। तो रीजन में आप ये बातें कैलकुलेट यहाँ पर करने का काम करेंगे। जो आपका मोनार्कल सिस्टम होता है उसका वेरी फेमस सेंटेंस आप क्या बताएंगे, किंग इज लॉ आप बताएंगे, यानी कि राजा को ही क्या है कानून मान लिया जाता है। लेकिन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि जो आपका संविधान होता है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो आपका संविधान होता है, इसकी अपनी एक क्या होती है, नेसेसिटी होती है। देखो इसकी अपनी एक क्या होती है, नेसेसिटी होती है। नेसेसिटी होने का मतलब क्या होगा, इसकी अपने क्या होती है, एक अनिवार्यता होती है। और इसकी अनिवार्यता ये आपको समझाने का काम करती है कि इसकी अनिवार्यता में क्या है, ये सेंटेंस काम नहीं करता। यानी कि किंग इज लॉ ये वाला सेंटेंस जो है मेरे प्यारे साथियों काम नहीं करता, बल्कि सेंटेंस कौन सा काम करता है, लॉ इज किंग। बल्कि सेंटेंस कौन सा काम करता है, लॉ इज किंग। ये वाला सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है काम करता है। तो ये रीज़न भी मैंने आपको बताने का काम किया है, क्योंकि आज के समय में अगर आप अपने रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको बातें करने भी आना चाहिए, और उन तमाम प्रकार की बातों को आपके क्या है जस्टिफाई करना भी आना चाहिए। जब तक आप अपनी बातों को मेरे प्यारे साथियों जस्टिफाई करने का काम नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड नहीं बनेंगे, और बात वही आ जाएगी, जब तक आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड नहीं बनेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ तक के जो हमारी चर्चा है, यहाँ तक का जो हमारा डिस्कशन है, उसमें हमने इस बात को समझा है कि संविधान जैसी व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरोध में काम करती है। यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो संविधान के विरोध में काम करती है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था को संविधान का समर्थक नहीं माना जाता। मैंने यहाँ शुरुआत में ही आपको बताने का काम किया कि जो आपका मोनार्कल सिस्टम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सिस्टम को या ऐसे कॉन्सेप्ट को कभी भी सूट नहीं करता। रीज़न मैंने आपको देने का काम किया कि मोनार्कल सिस्टम का जो वेरी फेमस सेंटेंस आपको मिलता है उसमें क्या कहा जाता है, किंग इज लॉ कहा जाता है। लेकिन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नेसेसिटी, उसकी नीड, उसकी अनिवार्यता, उसकी आवश्यकता आपसे क्या एक्सपेक्ट करके चलती है, आपसे क्या अपेक्षा करके चलती है, तो उसकी अपेक्षा ये रह जाती है कि उसको आप ये वाला सेंटेंस देने का काम नहीं करेंगे जिसमें आपने क्या कहा किंग इज लॉ, उसको आप सेंटेंस क्या देंगे, लॉ इज किंग। ये रीजन है कि मोनार्कल सिस्टम के सामने अगर आप संविधान जैसी व्यवस्था को रखने का काम करेंगे तो मोनार्कल सिस्टम संविधान जैसी व्यवस्था के विरोध में काम करेगा। एक बात तो मैंने यहाँ तक के डिस्कशन में आपको ये समझाने का कार्य कर दिया है। नेक्स्ट अगर आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो सपोज दैट मैंने आपके सामने अगेन क्या लिखा, संविधान, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अगेन आपको क्या दिया, संविधान, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर संविधान के साथ आप डेमोक्रेसी को रिलेट करने का काम करेंगे, अगर संविधान के साथ आप किसको रिलेट करने का काम करेंगे, डेमोक्रेसी को रिलेट करने का काम करेंगे, दैट मीन्स क्या है, लोकतंत्र को रिलेट करने का काम करेंगे, तो आपको यहाँ पर हमेशा ये कहने की नीड होती है कि जो डेमोक्रेसी है वो ऑलवेज सूट करती है, जो डेमोक्रेसी है वो ऑलवेज
सूट करती है और ऑलवेज सूट किसे करती है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को, टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को। लोकतंत्र हमेशा संविधान के लिए, या लोकतंत्र हमेशा क्या है, संविधान को सूट करके चलता है, यानी कि लोकतंत्र और संविधान के बीच में हमेशा आपको क्या है, वेरी पॉजिटिव रिलेशंस आपको दिखाने होते हैं। वेरी पॉजिटिव क्या है, रिलेशंस आपको दिखाने होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा सपोर्ट करेगा, डेमोक्रेसी जो है वो हमेशा सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट किसे करेगा, तो हम कह सकते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को, टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को, टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को। डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। डेमोक्रेसी जो है भाई वो कभी भी अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। और किसके अगेंस्ट में काम नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में क्या है, काम नहीं करेगा, यानी कि संविधान का विरोधी नहीं माना जाएगा। संविधान का क्या है, विरोधी नहीं माना जाएगा। तो अगर लोकतंत्र के साथ वो कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करवाना चाहता है, तो जब आप लोकतंत्र के साथ प्रॉपर अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, तो यहाँ पर लोकतंत्र को संविधान के विरोध में आपको नहीं दिखाना है, बल्कि लोकतंत्र को संविधान के समर्थन में आपको दिखाना है। लोकतंत्र को संविधान के समर्थन में आपको क्या है, यहाँ पर दिखा करके चलना पड़ेगा, दिखा करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर रीजन भी आप बताएंगे, तो रीजन जब आप कैलकुलेट करने का काम करेंगे, देखो जब आप यहाँ पर रीजन कैलकुलेट करने का काम करेंगे, तो रीजन आप कैसे कैलकुलेट करने का काम करेंगे कि सपोज दैट मेरे वन साइड आपको क्या है, डेमोक्रेसी देने का काम किया, यानी कि लोकतंत्र आपको क्या देने का काम किया। तो लोकतंत्र की भी नेसेसिटी क्या होती है, लोकतंत्र की भी नेसेसिटी क्या होती है, लोकतंत्र की भी नेसेसिटी क्या होती है, यानी कि लोकतंत्र की भी अनिवार्यता क्या होती है, ये आपको यहाँ पर क्या है भी लेकर के चलना पड़ेगा। लोकतंत्र की नेसेसिटी क्या होती है, यानी कि लोकतंत्र की अनिवार्यता क्या होती है। तो लोकतंत्र की अनिवार्यता ये होती है कि लोकतंत्र को आपको ये सेंटेंस दे करके चलना पड़ेगा जिसमें आप कहते हैं लॉ इज किंग, यानी कि जो कानून है वही क्या है, शासक है, वही क्या है, एक प्रकार से राजा है। और यहाँ पर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो आपका संविधान होता है, तो संविधान की भी जो नीड होती है, या आप कह सकते हैं संविधान की जो नेसेसिटी होती है, उसमें भी आपने यही कैलकुलेट किया लॉ इज किंग, उसमें भी आपने यही कैलकुलेट किया लॉ इज किंग। तो यहाँ पर क्या है, ग्राउंड ऑफ, यहाँ पर आपको क्या है, सिमिलरिटीज आपको दिखाई पड़ रही है, यानी कि समानताएं आपको दिखाई पड़ रही है। जो बेसिक नेसेसिटी डेमोक्रेसी की आपको दिखाई पड़ती है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ लॉ इज किंग, वही बेसिक नीड या नेसेसिटी आपको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी दिखाई पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपसे यही मांगता है कि आप उसे क्या है, यही सेंटेंस देने का काम करें। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था लोकतंत्र को सूट नहीं करेगी, लेकिन जो आप राजतंत्रात्मक व्यवस्था संविधान को सूट नहीं करेगी, लेकिन जो लोकतंत्र है वो संविधान को क्या है, सूट करके चलेगा, वो संविधान को क्या है, सूट करके चलेगा। यहाँ तक के डिस्कशन के बिहार पर टू मेजर रिलेशंस, टू मेजर कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने क्या है, इस्टेब्लिश करने का काम किया है, इस्टेब्लिश करने का काम किया है। ठीक है, अब फर्दर देखिएगा, ये आप एक बात और लेकर के चलना, आप एक बात और लेकर के चलना, आपका जो एग्जामिनर है ये कैलकुलेशन भी आपके सामने कर सकता है। सपोज दैट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फासिज्म के साथ रिलेट करे, फासिज्म को हिंदी में क्या कहा जाता है, फासीवाद कहा जाता है, या अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को नाजिज्म के साथ रिलेट करे, नाजिज्म के साथ क्या है, रिलेट करने का काम करे, यानी कि अगर वो संविधान को या तो फांसीवाद के साथ जोड़ने का काम करे, या नाजीवाद के साथ जोड़ने का काम करे, या नाजीवाद के साथ जोड़ने का काम करे, तो आपको ये कहने की आवश्यकता होगी कि ये दोनों ही जो विचारधाराएं होती हैं, ये दोनों ही जो विचारधाराएं होती हैं, यानी कि बोथ आइडियोलॉजीज, ये दोनों ही जो विचारधाराएं होती हैं, ये दोनों ही विचारधाराएं जो होती हैं, ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ही काम करती हैं, ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ही काम करती हैं, यानी कि संविधान के क्या है, विरोध में ही काम करती हैं।
ये बात आपको बताने की आवश्यकता है। आजकल जो पैटर्न अपनाया हुआ है उस पैटर्न में इस तरह के रिलेशंस इस्टेब्लिश वो करवा रहा है, तो आपको इनको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहाँ मैंने आपको ये भी समझाने का काम किया कि अगर वो चाहता है संविधान को फासिज्म यानी कि फासीवाद के साथ जोड़ना, अगर वो चाहता है संविधान को नाजिज्म यानी कि नाजीवाद के साथ जोड़ना, तो आपको बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन ये बात यहाँ पर कहने की आवश्यकता रहेगी कि दोनों ही विचारधाराएं संविधान के अगेंस्ट में ही काम करती हैं। दोनों ही विचारधाराएं क्या हैं, संविधान के विरोध में ही काम करती हैं। ये बातें आपको यहाँ पर क्या है बताने की आवश्यकता है। ये बातें आपको क्या है यहाँ पर बताने की आवश्यकता है। ये आपके समझ में आ रहा होगा। मैंने बेसिक से कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया है। अब देखिए, सपोज दैट मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, सपोज दैट मैंने आपसे क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। और संविधान का अगर आपने, मैं लिखूंगा इंग्लिश में, समझा दूंगा आपको दोनों लैंग्वेज में। अगर संविधान के रिगार्डिंग आपकी कैलकुलेशन ये आती है, एसोसिएशन, आपने क्या कहा, एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद एनी ज्योग्राफिकल एरिया, विद एनी ज्योग्राफिकल एरिया, विद एनी ज्योग्राफिकल एरिया। अगर आप संविधान जैसी व्यवस्था को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के साथ जोड़ करके चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप संविधान जैसी व्यवस्था को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के साथ जोड़ने का काम करते हैं, तो उस भौगोलिक क्षेत्र के लिए संविधान जैसी व्यवस्था किस रूप में कार्य करती है, उस भौगोलिक क्षेत्र के लिए संविधान जैसी व्यवस्था किस रूप में कार्य करती है। जैसे सपोज दैट क्या है, मैंने आपको ये एक पर्टिकुलर क्या है ज्योग्राफिकल रीजन मैंने आपको देने का काम किया, और इसी ज्योग्राफिकल रीजन को फर्दर आप क्या है स्टेट कह सकते हैं, यानी कि आप क्या है राज्य कह सकते हैं, स्टेट आप कह सकते हैं, यानी कि आप क्या है राज्य कह सकते हैं। तो इस राज्य के लिए संविधान कैसे काम करेगा, तो इस राज्य के लिए संविधान कैसे काम करेगा, तो इंग्लिश में तो आप ये कहेंगे कि इस राज्य के लिए संविधान कैसे काम करेगा। संविधान काम करेगा एज अ फंडामेंटल, एज अ फंडामेंटल, एज अ फंडामेंटल लॉ, एज अ फंडामेंटल लॉ। और हिंदी में आप यहाँ पर ये कहने का काम करेंगे, है ना, यानी कि राज्य, राज्य के मूलभूत, राज्य के मूलभूत कानून के रूप में, राज्य के मूलभूत कानून के रूप में, राज्य के मूलभूत कानून के रूप में। तो बिल्कुल मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बेसिक टू बेसिक कैलकुलेशंस मैं आपके सामने रखने का काम करूंगा। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर समझाने का कार्य किया है कि अगर आप संविधान जैसी व्यवस्था का रेस्पेक्टिव एसोसिएशन संबंध आप लेके चलते हैं विद एनी ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के साथ, तो आप ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को जनरली क्या कहते हैं, स्टेट आप कहने का काम करते हैं। तो संविधान इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए यानी कि इस स्टेट के लिए इंग्लिश में कैसे काम करेगा, एज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट। और हिंदी में काम कैसे काम करेगा, राज्य के मूलभूत कानून के रूप में। हिंदी में कैसे काम करेगा, राज्य के मूलभूत कानून के रूप में। तो ये भी आपको बताना आना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर क्या है कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब देखिए, सपोज दैट मैंने अगेन आपसे क्या कहा, संविधान, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अगेन आपसे क्या कहा, संविधान, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप हमेशा जब संविधान जैसी व्यवस्था को डिफाइन करने का काम करेंगे, यानी कि उसे क्या है परिभाषित करने का काम करेंगे, तो संविधान जैसी व्यवस्था को जब आप डिफाइन करने का काम करेंगे तो आपको ये कहने की नीड होती है कि संविधान को हमेशा क्या है आप एक चेंजेबल डॉक्यूमेंट आप कहने का काम करेंगे। संविधान को आप हमेशा क्या है अभी एक चेंजेबल डॉक्यूमेंट कहने का काम करेंगे। और चेंजेबल डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, मौलिक दस्तावेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौलिक दस्तावेज कहा जाता है, मौलिक दस्तावेज कहा जाता है, मौलिक दस्तावेज कहा जाता है। तो ये जो एक शब्दावली यानी कि
टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपके सामने रखी है, इसको ऑलरेडी कई बार आपका एग्जामिनर डिफरेंट एग्जामिनेशन के बिहाफ पर आपके सामने रख चुका है। तो संविधान को आप क्या है, कोई भी सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं मान के चलेंगे, यानी कि कोई साधारण दस्तावेज आपको नहीं कहना है, बल्कि संविधान को मेरे प्यारे साथियों आप क्या है, एज अ चेंजेबल डॉक्यूमेंट लेकर के चलेंगे, यानी कि एक मौलिक दस्तावेज के रूप में लेकर के चलेंगे, एक मौलिक दस्तावेज के रूप में लेकर के चलेंगे। अब हमें ये बताना है कि संविधान जैसी व्यवस्था को हम एक चेंजेबल डॉक्यूमेंट के रूप में ही क्यों लेके चलेंगे, या संविधान जैसी व्यवस्था को हम सिंपल डॉक्यूमेंट के रूप में लेकर के क्यों नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, रीजन अपना बताना पड़ेगा। जब आप रीजन यहाँ पर कैलकुलेट करने का काम करेंगे, देखो जब आप यहाँ पर अपना रेस्पेक्टिव रीजन कैलकुलेट करने का काम करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो रेस्पेक्टिव रीजन में इंग्लिश में आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो इंग्लिश में आपने ये कैलकुलेट करना है, इन ऑर्डर टू मेंटेन progressive nature of constitution, it is necessary। तो इंग्लिश में तो आप ये कहेंगे कि इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नेसेसरी, ये क्या है, जरूरी है। और हिंदी में आप रीजन के बिहाफ पर यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने का काम करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि संविधान के प्रगतिशील चरित्र को बनाए रखने हेतु आवश्यक या अनिवार्य आप कह सकते हैं, या क्या है भी अनिवार्य आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने यहाँ पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको देने का काम किया, एंड दैट इज प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हिंदी में मैंने क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली आपको देने का काम किया, और वो क्या है, प्रगतिशील चरित्र और किसका, संविधान का। तो अगर आप संविधान को चेंजेबल डॉक्यूमेंट के रूप में लेकर के चलेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप समय की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, क्या कहा मैंने, आप समय की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में नई प्रकार की बातों को जोड़ने की अनुमति दे रहे हैं। आप संविधान में नई प्रकार की बातों को जोड़ने की अनुमति दे रहे हैं। आप संविधान में क्या है, नई प्रकार की बातों को जोड़ने की अनुमति दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने हमारे संविधान को पूरा बना करके आपके सामने रख दिया। अगर हम इसी बात को कैलकुलेट करें कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के अथक प्रयासों के बाद फाइनली ऑन द 26 नवंबर 1949 आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने आपके संविधान को पूरी तरीके से बना करके आपके सामने रख दिया। तो उस समय जब संविधान के निर्माणकर्ताओं ने भारतीय संविधान को बनाने का काम किया या भारतीय संविधान को लिपिबद्ध करने का काम किया, तो उस समय के जो भारतीय नागरिक रहे या उस समय का जो भारतीय जनमानस रहा, उस भारतीय जनमानस की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसे कैलकुलेट किया गया। उस समय के भारतीय जनमानस की जो सोशल कंडीशन है उसे भी कैलकुलेट किया गया। उस समय के भारतीय जनमानस की जो रिलीजियस कंडीशन है उसे भी कैलकुलेट किया गया। तो उस समय के भारतीय जनमानस की राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है या धार्मिक स्थिति क्या है, तमाम प्रकार की बातों को प्रॉपर्ली कंसिडर करते हुए आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने आपके संविधान को बनाने का कार्य किया। लेकिन वो जानते थे कि जैसे जैसे समय का पहिया आगे की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे भारतीय जनमानस की राजनीतिक अपेक्षाएं बदलेंगी, सामाजिक अपेक्षाएं बदलेंगी,
धार्मिक अपेक्षाएं बदलेंगी, आर्थिक अपेक्षाएं बदलेंगी, और जब अपेक्षाओं में बदलाव आएगा तो संविधान में भी क्या है, बदलाव आना चाहिए। अगर हम संविधान में बदलाव करने की अनुमति नहीं देंगे तो ऐसा संविधान अपने कैरेक्टर को या अपने नेचर को प्रोग्रेसिव नहीं बना पाएगा, यानी कि प्रगतिशील नहीं बना पाएगा, पुराना पड़ जाएगा, यानी कि कैसा कहलाएगा, नॉन प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, अप्रगतिशील संविधान कहलाएगा। तो आप इन बातों को बिल्कुल अपने माइंड में मेरे प्यारे साथियों इस्टेब्लिश करके चलें कि जब आप संविधान जैसी व्यवस्था को डिफाइन करने का काम करेंगे तो आप इसे अपने आप में कोई सिंपल डॉक्यूमेंट बताने का काम नहीं करेंगे, बल्कि आप इसे क्या है, एक चेंजेबल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर कैलकुलेट करने का काम करेंगे। और चेंजेबल डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, ये बड़ा ही नेसेसरी होता है मेंटेन करने के लिए। संविधान का जो प्रोग्रेसिव नेचर है या करैक्टर है उसे मेंटेन करने के लिए ये आपकी एक मेजर क्या होती है, नेसेसिटी होती है। मैंने एक एग्जांपल संविधान सभा का आपके सामने रख करके आपको क्या है, समझाने का कार्य कर दिया है। हर क्लास में मैंने हमेशा ये समझाया है कि देखो सपोज दैट मैंने क्या है, एक सर्कल आपके सामने ये बनाया, देखना इसको कंप्लीट है, इसको मैंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 कहा। एक सर्कल मैंने आपके सामने ये बनाया और इसको मैंने ऐसे बनाया, यानी कि थोड़ा स्पेस छोड़ा है, इसको मैंने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 2 कहा। एक सर्कल मैंने आपके सामने ये बनाया और इसमें मैंने स्पेस थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है इसके कंपैरिजन में, इसे मैंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 3 कहा। और एक सर्कल मैंने आपके सामने ये बनाया और इसमें मैंने स्पेस सबसे ज़्यादा छोड़ने का काम किया, स्पेस मैंने क्या है, सबसे ज़्यादा छोड़ने का काम किया, और इसे मैंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 4 कहा। तो जितने भी मैंने सर्कल्स आपको बनाए हैं, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ये वाला सर्कल कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ये वाला सर्कल कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 3 को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, और ये वाला सर्कल कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 4 को क्या है, रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पर जो आपका सर्कल नंबर 1 है, इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे मोस्ट नॉन प्रोग्रेसिव, मोस्ट नॉन प्रोग्रेसिव, इसे आप क्या कहेंगे, मोस्ट नॉन प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन आप कहने का काम करेंगे, मोस्ट नॉन प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन आप कहने का काम करेंगे। और हिंदी में आप इसे आप क्या कहने का काम करेंगे कि ये क्या है, सर्वाधिक अप्रगतिशील संविधान है। ये क्या है, सर्वाधिक अप्रगतिशील संविधान है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमने सर्कल पूरा बनाया है, और सर्कल पूरा बनाया है यानी कि सर्कल को कंप्लीट वे में आपके सामने रखा है। तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि आपने कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है, आपने कोई भी क्या है, गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि बदलते हुए समय के अनुसार आप इस संविधान में नई बातों को जोड़ने की कोई भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। बदलते हुए समय के अनुसार क्या है, आप इस संविधान में क्या है, नई प्रकार की बातों को जोड़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यहाँ स्पेस मैंने सबसे ज़्यादा रखा है, तो इसको हम कहेंगे मोस्ट प्रोग्रेसिव, इसको हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। इसको हम क्या कह सकते हैं, मोस्ट प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि ये संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें हमने बदलते हुए समय के अनुसार नई प्रकार की बातों को जोड़ने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो संभावनाएं हैं, जो गुंजाइश है, वो सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर क्या है, शो कराने का काम किया है, यानी कि दिखाने का काम किया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। यानी कि ये बात आपके समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप कभी भी संविधान जैसी व्यवस्था को डिफाइन करने का काम करेंगे तो आप चेंजेबल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर दिखाएंगे, और रीजंस आप क्या लेके चलेंगे, वो तमाम प्रकार की बातें मैंने आपके सामने यहाँ पर विदाउट एनी हेजिटेशन आपके सामने इस्टेब्लिश करने का काम कर दिया है। आपके सामने क्या है, इस्टेब्लिश करने का काम कर दिया है। अब आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे क्या होगा, मान लीजिए मैंने अगेन आपके सामने क्या रखा, कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए मैंने अगेन आपके सामने क्या रखा, भाई कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपके सामने अगेन रखने का काम किया। अब देखिए, इस संविधान को अगर आपको जोड़ के चलना पड़े, दैट मीन्स मैंने क्या कहा, एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद गवर्नमेंट एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद गवर्नमेंट। अगर संविधान जैसी व्यवस्था को सरकार के साथ आपको जोड़ के चलना पड़े, अगर संविधान जैसी व्यवस्था को सरकार के साथ आपको क्या जोड़ के चलना पड़े, तो आप यहाँ पर किस तरीके से रिलेशन इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे, आप किस तरीके से यहाँ पर क्या है रिलेशन इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। तो जब आप सरकार के साथ संविधान जैसी व्यवस्था को रिलेट करने का काम करेंगे तो आप हमेशा ये कहेंगे इंग्लिश में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज प्रोवाइड डायरेक्शंस ऑब्लिक गाइडेंस टू दी गवर्नमेंट regarding to its functional activity, regarding to its functional activity। इंग्लिश में आप ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज प्रोवाइड डायरेक्शंस ऑब्लिक गाइडेंस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू इट्स फंक्शनल एक्टिविटी। और हिंदी में आप ये कहेंगे संविधान सरकार को दिशा निर्देशित करने का कार्य करता है, दिशा निर्देशित करने का कार्य करता है। संविधान सरकार को दिशा निर्देशित करने का कार्य करता है। संविधान सरकार को दिशा निर्देशित करने का कार्य करता है ताकि सरकार अपने व्यवहारों को सकारात्मक व्यावहारिक रूप दे पाए, सकारात्मक व्यावहारिक रूप दे पाए। तो सरकार के साथ संविधान का रिलेशन आपको कैसे लेकर के चलना है, तो ये तरीका भी मैंने यहाँ पर आपको बताने का काम किया है। इंग्लिश और हिंदी में आपको अपनी जो रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस हैं वो किस प्रकार से आपको करके चलनी है, और मैंने यहाँ पर आपके सामने क्या है ये बात बताने का काम किया है। आप हमेशा कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज प्रोवाइड डायरेक्शंस ऑब्लिक गाइडेंस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू इट्स फंक्शनल एक्टिविटी, या आप एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। यानी कि संविधान सरकार को दिशा निर्देशित करने का कार्य करता है ताकि सरकार अपने व्यवहारों को सकारात्मक व्यावहारिक रूप दे पाए, ताकि सरकार अपने व्यवहारों को सकारात्मक व्यावहारिक रूप दे पाए। अगेन मैंने आपके सामने क्या रखा, यहाँ पर आपके सामने क्या रखा, कॉन्स्टिट्यूशन, या दैट मीन्स संविधान। और मैंने अब कहा आपसे कि एक बार फिर क्या लेके चलो, एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद गवर्नमेंट, यानी कि संविधान का संबंध एक बार फिर आप क्या है सरकार के साथ लेके चलो। संविधान का संबंध एक बार फिर क्या है आप सरकार के साथ लेके चलो। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, अब आप यहाँ पर क्या दिखाएंगे, जो आपकी गवर्नमेंट है आप कहेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसको हिंदी में आप क्या कहेंगे, सरकार के अंग। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, सरकार के अंग। तो सरकार के अंग दैट मीन्स ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आपको जनरली कैसे दिखाई पड़ते हैं, जैसे एक क्या होता है लेजिस्लेचर होता है, जैसे एक आपका क्या होता है लेजिस्लेचर होता है, जिससे आप क्या कहते हैं विधायिका आप कहते हैं। जैसे एक आपके सामने क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, एक आपके सामने क्या आता है एग्जीक्यूटिव आता है,
एक आपके सामने क्या आता है, एग्जीक्यूटिव आपके सामने आता है, जैसे आप हिंदी में क्या है, कार्यपालिका कहने का काम करते हैं। और एक आपके सामने क्या आता है, जुडिशरी आपके सामने आता है। और एक आपके सामने क्या आता है, जुडिशरी आपके सामने आता है, जैसे आप हिंदी में क्या है, न्यायपालिका कहने का काम करते हैं। जैसे आप हिंदी में क्या है, न्यायपालिका कहने का काम करते हैं। तो अब यहाँ से भी आप अपनी बातों को ईजिली चैनलाइज कर सकते हैं, ईजिली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर देखिए, मैं दोनों लैंग्वेजेज में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कक्षाएं जो आपकी रहेंगी वो बाइलिंगुअल आपकी रहेंगी। तो अगर मैं दोनों लैंग्वेजेज में आपको दिखाने का काम करूँ, पहले इंग्लिश में यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो नंबर 1 पर आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन टू द डिफरेंट organs of the government। इंग्लिश में एक तो आप ये कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और एक बात आप ये कहेंगे नंबर 2 पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइन टू द respective powers of the different organs of the government। ये दो बातें आपको कहनी है। नंबर 1 पर आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि संविधान में ही सरकार के अंगों पर आपको डिस्कशन मिलता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइन टू द रेस्पेक्टिव पावर्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ क्या होती हैं उनको भी डिफाइन करने का काम कौन करता है, संविधान ही करता है। तो हिंदी में आप अपनी लैंग्वेज क्या लेके चलेंगे, हिंदी में एक सेंटेंस तो आप यहाँ पर ये लेके चलेंगे हिंदी में, संविधान ही सरकार के अंगों पर चर्चा करता है। संविधान ही सरकार के अंगों पर चर्चा करता है। और नंबर 2 हिंदी में आप क्या कहेंगे, संविधान ही सरकार के अंगों की शक्तियों पर भी चर्चा करता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट करने की नीड रहेगी। ये बात भी आपको क्या है भाई, यहाँ पर कैलकुलेट करने की नीड रहेगी। ये बात भी आपको यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट करने की नीड रहेगी। नेक्स्ट, मैंने एक बार फिर आपसे क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने एक बार फिर आपसे क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने क्या कहा आपसे, एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद स्टेट, एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद स्टेट। अगर आप संविधान को राज्य के साथ जोड़ के चलते हैं, अगर आप संविधान को राज्य के साथ जोड़ करके चलते हैं, तो आपको यहाँ पर संविधान को राज्य के साथ किस तरीके से जोड़ करके चलना है। तो देखो, जब आप संविधान को राज्य जैसी व्यवस्था के साथ यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे, तो इंग्लिश में आपकी रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस कैसे आनी चाहिए। तो इंग्लिश में आप ऐसे कहेंगे नंबर 1 पर, वेदर citizens are empowered on the line of rights or not। जवाब आपको मिल जाएगा। नंबर 2,
whether citizens are empowered on the line of fundamental राइट्स और नोट, आपको जवाब मिल जाएगा। नंबर 3 पर आप कहेंगे वेदर सिटीजन्स आर एम्पावर्ड on the line of DPSPs और नोट। इन सब बातों का जवाब आपको मिल जाएगा जब आप संविधान को स्टेट के साथ रिलेट करने का काम करेंगे, जब आप संविधान को राज्य के साथ जोड़ने का काम करेंगे। तो तीनों जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने का आपको काम दिखाया है, इन तीनों क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर आपको क्या है मिल जाएगा। और हिंदी में इनको आप कैसे लेके चलेंगे, तो हिंदी में आप इनको ऐसे लेकर के चलेंगे कि आपको जवाब किन किन बातों का मिलेगा। नंबर 1 पर, क्या नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं? या नहीं? इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। क्या नागरिकों को मौलिक अधिकार, क्या नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं या नहीं? क्या नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं या नहीं? इसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्या नागरिकों को राज्य नीति के निर्देशक तत्व प्राप्त हैं या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है आपको मिल जाएगा। ये भी बिल्कुल बताना आना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि कैलकुलेशंस वेरी बेसिक टू बेसिक आपको लगेंगी और ये बिल्कुल आपको मेरे हिसाब से तो करके चलना चाहिए। अगर आप ये करके चलेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और वही बात आएगी कि हम कई बार जल्दबाजी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं लेकिन हमारे पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो मैंने तो हमेशा इस बात को प्रमोट करने का काम किया है कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्या है अपने आप को बनाने का काम करेंगे। और जब आप अपने आप को कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बनाने का काम करेंगे तो ये बातें बिल्कुल बेसिक हैं। पहले हम संविधान को समझेंगे, उसके बाद हम संविधानवाद को समझेंगे, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम लोग समझेंगे। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एक क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, यानी कि संविधानवाद होता है। तो अभी तो मैं संविधान को लेकर ही यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ही अपनी रेस्पेक्टिव जो कैलकुलेशंस हैं वो आपके सामने क्या है रख रहा हूँ। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्या है समझाने का काम कर दिया है। अब एक नई बात क्या है कि जब आप कहेंगे कि टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार जो हैं, अगर आप टाइप की बात करोगे तो टाइप को आप दो ही तरीके से डिफाइन करने का काम करेंगे। वन आप कहेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वन आप क्या कहेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, दैट मीन्स लिखित संविधान आप कहेंगे। और सेकंड आप क्या कहेंगे अलिखित संविधान, यानी कि नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप कहेंगे। नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आप लोग कहेंगे।
तो जो आप संविधान के प्रकारों को कैलकुलेट करने का काम करेंगे, दैट मीन्स टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप दिखाएंगे, तो या तो एक क्या होगा, लिखित संविधान होगा, एक आपका क्या होगा, अलिखित संविधान होगा। एक आपका क्या होगा, लिखित संविधान होगा, एक आपका क्या है, अलिखित संविधान होगा। अब देखो जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स आप लोग लेके चलो। मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल्स आप लेके चलो, तो एक तो आप दिखा सकते हैं यूएसए, और साथ ही साथ आप क्या दिखा सकते हैं, इंडिया भी आप दिखा सकते हैं। एक आप क्या दिखा सकते हैं, यूएसए, और एक आप क्या है, इंडिया भी आप दिखा सकते हैं। और जो आपका नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका भी आप क्या है, मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आप लोग लेकर के चलो। इसका जो मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आप लेकर चलेंगे तो आप कहेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आप क्या कहेंगे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आप कहेंगे। आप क्या कहेंगे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आप कहेंगे, यानी कि ब्रिटेन का संविधान आप क्या है, कहने का काम करेंगे। ये बातें मैंने आपको बता दी। अब होता क्या है कि जो आपका लिखित संविधान है, यानी कि जो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ क्या जोड़ो, जनरल ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य समझ का धरातल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य समझ का धरातल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य समझ का धरातल। तो सामान्य समझ का जो धरातल है, दैट मीन्स जनरल ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें हम लोग अक्सर इन बातों को प्रमोट करते हैं। इतना कह देते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन prevail in the form of written easily can be considered as a रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा सामान्य समझ का धरातल है, उसमें हम जनरली इतना कह देते हैं कि विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल इन द फॉर्म ऑफ रिटन ईजिली कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान लिखित रूप में हमको दिखाई पड़ता है, ऐसे संविधान को हम क्या है, सामान्य तौर पर लिखित संविधान कह देते हैं। सामान्य तौर पर क्या है, लिखित संविधान कह देते हैं। यहाँ पर भी हम वही कैलकुलेशन करने का काम करेंगे, जनरल ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और हिंदी में से आप क्या कहेंगे, सामान्य समझ का धरातल कहेंगे। सामान्य समझ का धरातल आप कहेंगे। तो यहाँ भी हम जनरली क्या कहने का काम करते हैं, हम सीधा यही कहने का काम करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिटन easily can be considered as a non written constitution, यानी कि जो संविधान आपको अलिखित रूप में दिखाई पड़ता है, जो संविधान आपको अलिखित रूप में दिखाई पड़ता है, उसे सामान्यतः हम क्या है, अलिखित संविधान कह देते हैं। तो ये जो सामान्य समझ के धरातल आपके सामने बने हुए हैं, लिखित संविधान के संदर्भ में और अलिखित संविधान के संदर्भ में, अगर आप केवल इतना ही जानते हैं तो भैया जी आप फंस जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, अगर आप केवल इतना ही जानते हैं आप फंस जाएंगे। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि
लिखित संविधान और अलिखित संविधान में बेसिक डिफरेंस क्रिएट करके दिखाओ। और अगर आप बेसिक डिफरेंस क्रिएट करने का ये पैटर्न बनाते हैं, ये तरीका अगर आप बनाते हैं, तो फिर मामला जो है बनेगा नहीं। क्योंकि यहाँ मैं कल की क्लास के बिहाफ पर कुछ और भी कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा। इसका पूरा पोस्टमार्टम करके हम लोग चलेंगे, कहाँ कहाँ आपसे बातचीत हो सकती है, कैसे कैसे आपसे बातचीत हो सकती है, एवरी सिंगल डायमेंशन आपके सामने रखा जाएगा। मैंने हमेशा कहा है क्लास पॉसिबिलिटीज पर होनी चाहिए, कक्षा संभावनाओं पर आधारित होनी चाहिए। इतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो बहुत कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन आज एक अच्छी बात इसी कक्षा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ फंस जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल आपका क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर हम अलिखित संविधान के संदर्भ में केवल इतना कहने का काम करेंगे कि जो संविधान अलिखित रूप में दिखाई पड़ेगा उसे हम सामान्य तौर पर क्या है, अलिखित संविधान कह देते हैं, तो हम फंस रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्रिटेन का संविधान मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल है किसका, अलिखित संविधान का, तो ब्रिटेन की संविधान की बातें आसमान में तैर रही हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, आज इसकी आवश्यकता तो इसको पकड़ लिया, आज इसकी आवश्यकता तो इसको पकड़ लिया, कल इसकी आवश्यकता तो इसको पकड़ लिया। फिर तो यही कहना पड़ेगा ना, फिर तो यही कहना पड़ेगा। ये मैंने जानबूझ के दिखाया क्योंकि यहां पर जो जनरल ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये बिल्कुल एरर है, गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इतना ही कह दोगे तो गलती है ना, इस पर डिस्कशन होता है, लेकिन इसे आपको क्या है, फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्दर जस्टिफाई करके चलना पड़ेगा। आज एक बात बता रहा हूं कि देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप हमेशा उसे कहेंगे जो आपको क्या है, सिंगल डॉक्यूमेंट के बिहाफ से अवेलेबल हो जाए। जो आपको सिंगल डॉक्यूमेंट के बिहाफ से क्या है, अवेलेबल हो जाए, जो आपको सिंगल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर क्या है, अवेलेबल हो जाए। एंड जो आपका नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिगार्डिंग आप ये कैलकुलेशन करेंगे कि जो आपको सिंगल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर, जो आपको सिंगल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर अवेलेबल ना हो, जो आपको सिंगल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर क्या है भी अवेलेबल ना हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रिटेन का जो संविधान है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिंगल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर आपके सामने नहीं आता है। ब्रिटेन का संविधान वहाँ की डिफरेंट बुक्स में आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रिटेन का संविधान वहाँ की डिफरेंट बुक्स में आपको दिखाई पड़ेगा, और वो जो डिफरेंट बुक्स होंगी वो ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम को कैलकुलेट करती हैं, ब्रिटेन के सोशल सिस्टम को कैलकुलेट करती हैं, ब्रिटेन के रिलीजियस सिस्टम को कैलकुलेट करती हैं, ब्रिटेन के इकोनॉमिकल सिस्टम को कैलकुलेट करने का काम करती हैं, और वो जो डिफरेंट बुक्स हैं वहाँ की लाइब्रेरीज में पाई जाती हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, सिंगल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर अवेलेबल नहीं होता। ये एक साइंटिफिक तरीका है दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्रिएट करने का। ये एक साइंटिफिक तरीका है दोनों के बीच में क्या है, बेसिक डिफरेंस क्रिएट करने का। तो वहां आप यही बात कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि वहां का संविधान बिल्कुल ही अलिखित तौर पर है, जैसा हमने यहां पर पहले कहने का काम किया। अगर बिल्कुल ही अलिखित तौर पर है तो फिर कहां है? क्या आसमान में है, क्या पाताल लोक में है, क्या मेरी जेब में है, क्या आपकी जेब में है? ना, रिटन फॉर्म में है वो भी। ये एररफुल कैलकुलेशन है जो मैंने पहले आपको दिखाया। रिटन फॉर्म में है वो भी, लेकिन सिंगल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर उसे कंपाइल्ड नहीं किया गया है।
एक ही दस्तावेज के रूप में उसे लिपिबद्ध नहीं किया गया है, डिफरेंट बुक्स में आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर आप कहा जाता है कि अगर आप वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं, अगर आप वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहते हैं, तो आपको वहाँ की जो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं उनको आपको क्या है विजिट करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली समझ पाएंगे, तब जाकर के आप क्या है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली क्या है समझ पाएंगे। ठीक है जी। तो एक बात तो ये है कि आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, क्लास वैसे भी काफ़ी लेंथी हो गया है और अभी हम बेसिक कैलकुलेशंस ही कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगना भी चाहिए। मैंने शुरुआत में ही आपको समझाने का कार्य किया है, अब आगे कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ तक कि कैलकुलेशन है, कल की क्लास जो आपको अवेलेबल होगा वो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगा। इनके बीच के जो बेसिक एंड वेरी साइंटिफिक डिफरेंसेस हैं उनको हम फर्दर कैलकुलेट करने का काम करेंगे। और जिस तरीके से मैं आपको लेकर के चलूँगा, एक सवाल तो आता ही आता है, हमेशा आता है जी, प्रोफेसर गार्डनर। प्रोफेसर गार्डनर आप कह सकते हैं, प्रोफेसर गार्डनर आप कह सकते हैं, वो तो आता ही आता है। तो अगर आप प्रोफेसर गार्डनर या प्रोफेसर गार्डनर को आप समझना चाहते हैं तो भैया जी इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम आपको क्या है लेकर के चलना पड़ेगा। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में यही कहेंगे, खुश रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।